ये फियर ऑफ फेलियर मेरे अंदर इस कदर बैठ गया कि भविष्य में कोई भी घटना अगर होने वाली होती तो अक्सर मैं उस घटना से बेहद ज़्यादा डर जाता। ओवर थिंकिंग होती, पैनिक अटैक आते, वो घटना मेरे बार बार दिमाग में आती, वही बार बार में आके मेरे को ओसीडी का फॉर्मेशन करती। मतलब एक ही थॉट बार बार रिपीट होता, कभी मैं फेल हो जाऊँ, कभी मैं फेल हो जाऊँ, कभी मैं फेल हो जाऊँ। जब लोग हमसे उम्मीद लगा कर बैठते हैं ना, तो उनकी उम्मीदों पर जब खरा उतरने की जो जिम्मेदारी हमें मिलती है, उसको निभाने के चक्कर में अक्सर हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं। इसका भुगतान मैं स्वयं हूँ। 5-7 साल पहले मेरी आर्थिक अर्थव्यवस्था इतनी ठीक नहीं थी। अक्सर अर्थव्यवस्था के चलते घर में लड़ाई झगड़े, ये तो नॉर्मल बात है। तो मम्मी पापा का जब अक्सर झगड़ा होता था तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ता था। झगड़ा ख़त्म होने के बाद अक्सर मम्मी, मेरे को याद है, मेरे ऊपर ये बोलती थी, 2 भाई हम, दोनों भाइयों को ये बोला जाता था कि पढ़ लो लिख लो, नहीं तो तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही निकल जाएगा। अक्सर हमारे जैसे ही झगड़े आगे चलते रहेंगे। अगर तुम्हें इस परिस्थिति से निकलना है तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, एक अच्छा और सफल इंसान बनना होगा। ये चीज़ मेरे ऊपर एक इन्फॉर्मेशन कम प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रही थी, और वो प्रेशर ही अक्सर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का मेरे अंदर कारण बना। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, सुबह से हम पढ़ ले लिख ले, ये कर ले वो कर ले, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, अगर पढ़े नहीं तो फेल हो जाओगे, नहीं कि अगर तुम फेल भी हो गए तो तुम्हारा पूरा का पूरा जीवन बर्बाद। अब मम्मी पापा तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो उस समय पर ठीक बोल रहे थे, लेकिन उन चीज़ों को मैं गलत तरीके से लेके गया, और लेके जाना भी स्वाभाविक था। क्योंकि 17-18 साल की एज में हमें इतनी बात समझ नहीं आती। हमारा एक माइंड का फॉर्मेशन होता रहता है, उस समय पर माइंड थोड़ा परिपक्व अवस्था में आता रहता है। तो सही और गलत का उस समय पर हमें नहीं पता था। और भाई, उम्मीद एक सोच नहीं है कि आप उम्मीद को एक सोच मानकर बैठ जाओ। ने हमसे उम्मीद लगा ली और आपने सोच लिया और बैठ गए तुरंत। उम्मीद एक भरोसा है, और उनकी उम्मीद को निभाना हमारे लिए एक कर्तव्य हो जाता है। वो उम्मीद इस कदर मेरे ऊपर हावी हुई कि मैं हर परिस्थिति में डरने लग गया कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसी मेरे अंदर डाली गई थी। तो ये चीज़ मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर पैदा करती थी। अगर मम्मी ने बोल दिया कि बैंक में जाना है, किसी फॉर्म को अप्लाई करवा के आओ, तो बैंक में एक बार मेरे को याद है कि पैसों का लेन देन इस तरफ हो गया था, जिसके ऊपर मेरे को बहुत पिटना पड़ा था। मेरे को आज भी याद है। तब से मैं भविष्य में कोई भी ऐसा काम जिसकी मेरे अंदर स्किल नहीं थी, योग्यता कम थी, तो उस काम को करने से मैं अक्सर डरता था कि कभी कुछ ना कुछ गलत हो जाए। तो गलत ना हो, इसलिए मैं अपने दोस्तों का सहारा लेकर उस काम को पूरा करवाता रहता था। तो मैं और भी ज़्यादा डरने लग गया। मैं हर चीज़ को फेस करने से डरने लग गया। और ये चीज़ एक जब डर पैदा होता है तो क्या सिम्टम क्या होते हैं हमारे अंदर? पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं, बेचैनी रहना शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग पैदा हो जाती है कि कभी वहाँ पे गलत ना हो जाए, कभी वहाँ पर गलत ना हो जाए, बैंक में कुछ गलत ना हो जाए, मैं फेल हो गया तो मेरे घर परिवार का आगे चल कर क्या होगा। ये अक्सर चीज़ मेरे अंदर ओवर थिंकिंग का फॉर्मेशन करती रहती थी, और ये चीज़ इतना दिमाग में दर्द पैदा करती थी जिसका कोई अंतर्निहित अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मैं जब अपने दोस्तों के पास जाकर बैठता, तो आपके साथ भी अक्सर होती होगी ये चीज़। जब भी आप 3-4-5 दोस्त आपस में बैठते हो तो अक्सर आपकी पास्ट वाली बात उठना शुरू हो जाती है। और जब अगर आदमी माइंड से अगर फ्री है ना, तो मतलब उसको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत नहीं है तो ईज़िली वो अपने दोस्तों को डील कर सकता है। उनकी बातों को अक्सर अच्छे तरीके से जवाब दे सकता है, खुश मिजाज रह सकता है, उन बातों को सहन भी कर सकता है। लेकिन डिप्रेशन वाला पेशेंट, अगर कोई उसको छोटी मोटी बात बोल भी देना तो अक्सर वो लेके बैठ जाता है, उसको चुभ जाती है वो बात। और वो बात इस कदर चुभ जाती है कि सुसाइड भी होते देखे मैंने। तो कुछ भी मेरे दोस्त कुछ भी बात बोल देते तो मैं उसको दिल पर लेके बैठ जाता था, और मैं अपने दोस्तों से स्पेस बनाना शुरू कर देता था। मैं उनके पास बैठना ही बंद कर देता था। धीरे धीरे मैंने समाज से भी दूरियां बना ली। क्योंकि जब भी मैं कहीं पर जाता था, अगर मेरे को घर से किसी 200-300 मीटर की दूरी ग्राउंड पे खेलने के लिए जाना है, तो रास्ते में मेरे को ऐसा लगता था कि वो मेरे को ऊपर से नोट कर रहे हैं। ये ग्रुप जो खड़ा हुआ है ये मेरे बारे में बात कर रहा है। मेरे को ऑटोमेटिक पसीना आने लग जाता। ठीक है, वो मेरे बारे में ही बात कर रहा होगा, वो मेरी चुगली कर रहा होगा, वो मेरे पास्ट के बारे में बात कर रहा होगा। इस तरह के विचार अक्सर मेरे दिमाग में बैठ जाते थे और लगातार याद आते रहते थे। इस चीज़ को बोलते हैं ओसीडी, मतलब ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन होता रहता था विचारों का। और यही चीज़ एक काल्पनिक थी, मेरे को सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन बार बार विचार उठ रहे थे और परेशान कर रहे थे। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे खेलने जाना भी बंद कर दिया।
दोस्तों के साथ बैठना भी बंद कर दिया। अब घर परिवार वाले क्या करते, जब मैंने घर परिवार पे ये बात स्टार्ट की कि अक्सर मेरे को डर लगता है, क्योंकि काफ़ी समय बाद 1-1.5 साल तो मैंने झेला इस चीज़ को, और आराम आराम से बहुत सारे झेला। तब जब मैंने घर वालों से ये बात बताना शुरू की कि यार मेरे को दिक्कत होती है, मेरे को धड़कन मेरी बहुत ज़्यादा कानों में सुनाई देती है, अक्सर मेरे को नींद नहीं आती, विचार दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, थकान रहती है, तो ये चीज़ घर वालों ने जब सुना ना, तो उनके लिए ये चीज़ यूनिक होती है। जब भी आप कभी डिप्रेशन वाला पेशेंट अपने घर वालों पर ऐसी ऐसी बात बताओगे ना, तो वो ये बोलेंगे क्या पागलों जैसी बात कर रहा है, तेरे को कुछ नहीं हुआ, तो आराम से नॉर्मल है, कुछ नहीं है। उनको नहीं पता कि हमारे ऊपर क्या बेहतरी है, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक है। अब ये चीज़ लगातार चलती रही, तो ये चीज़ हमारे अंदर एक हेल्पलेस वाली भावना क्रिएट करती है। ऐसा लगता है कि घर वाले भी यार हमारा साथ नहीं दे रहे। जब ये ही नहीं मेरी भावना को समझ रहे, तो बाहर वाला कौन सोचेगा। और बात सही भी है, जब घर वाले ही भावना को नहीं समझेंगे ना, तो बाहर वाले का तो कोई मतलब ही नहीं। जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा, तो काफ़ी समय बाद जब पैनिक अटैक बर्दाश्त से बाहर हो गए, ओवर थिंकिंग बर्दाश्त से बाहर हो गई, सिर में दर्द लगातार रहने लग गया, चिड़चिड़ापन लगातार बढ़ता चला गया। एक दिन मैं रोने लग गया रूम में बैठकर, क्योंकि मैं घूमना फिरना उठना बैठना सब कुछ बंद कर दिया, और मैं कमरे में बैठ के रोने लग गया। तो जब मैं एक डॉक्टर के पास गया, मेरे को याद है कि एक मूलचंद हॉस्पिटल है जो दिल्ली में, मेरे को किसी ने जानकारी दी थी। मैं वहाँ पर जाने के बाद एक डॉक्टर से मिला, और भाई ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, डॉक्टर कभी भी आपको नहीं बताएगा कि ये चीज़ जो आपकी मानसिक बीमारी चली हुई है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर ठीक होगी, मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर सिर्फ आपको 2 तरह की गोलियाँ देगा, एक नींद की गोली, एक SSRI की गोली, एक सिलेक्टिव सीरोटोनिन जो आपकी हैप्पीनेस का थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देती है, और एक नींद की, जब आपको ओवर थिंकिंग पैदा हो तो तब उसको खाना है और आपको आराम से नींद आ जाएगी। और फिर हफ्ते 10 दिन तक आप उन मेडिसिनों को खाते रहते हो, और फिर से वो डॉक्टर ये बोलेगा कि 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर से आ जाना मेरे पास, और आप बड़े चाव से खाते हो, फिर वो मज़ा आता है, हफ्ता तो रिलैक्स रहोगे, फिर खाते हो, फिर रिलैक्स रहोगे, लेकिन फिर आप थोड़े दिनों बाद इसके आदी बन जाते हो, और आदी बनने के बाद भी आप परेशान होने लग जाते हो कि यार ये लगातार काम मेरे से नहीं होने वाला, लगातार हम दवाई का आदी नहीं बन सकते, क्योंकि 4 बीमारी मेडिसिन और एक्स्ट्रा दे जाती है आपके शरीर में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने देखा कि यार जब डॉक्टर भी मेरा कुछ नहीं कर पा रहा, दवाई से कुछ नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा रिलैक्स तो फील करवा देती हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आपकी मेडिसिन नहीं है, और ना मेरा दोस्त वगैरह साथ दे रहे, तो जब डॉक्टर भी मेरा कुछ नहीं कर पा रहा और मेरे दोस्त वगैरह घर परिवार वाले भी साथ नहीं दे पा रहे, तो इस चीज़ से मेरे अंदर और भी ज़्यादा हेल्पलेस क्रिएट हुई। ऐसा लगता था कि यार अब जीवन में कुछ नहीं बचा, जैसे मेरे अंदर फील हो रहा है ना, ऐसा परमानेंट चलता रहेगा। और ये चीज़ मेरी डिप्रेशन और एंग्जाइटी को और भी बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से मेरे अंदर सुसाइड के थॉट्स आने लगे।